अब लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या कहता है? ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा। इस बच्चे ने एटॉमिक साइज का ग्राफ कहाँ बनाया है? ये रहा, देखो। देखो बेटा, कायदे से डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, पता है हमको। तो अगर नीचे जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है तो कायदे से फोर्थ पीरियड कौन सी सीरीज कहलाता है बेटा? सॉरी, फोर्थ पीरियड में जो डी ब्लॉक भरते हैं वो कौन सी सीरीज होती है? 3D। फिफ्थ की कौन सी सीरीज होती है? और सिक्स्थ की होती है बेटा 5D। तो सर अगर नीचे जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है तो अच्छा, बाय द वे, नीचे जाने पर एटॉमिक साइज क्यों बढ़ता है सर? इसलिए बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नेक्स्ट शेल में होती है और ऑब्वियस सी बात है उसकी दूरी न्यूक्लियस से ज़्यादा होगी और इनर शेल इलेक्ट्रॉन शील्ड करते हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक तकलीफ है भाई, डाउन द ग्रुप साइज तो इंक्रीज होना चाहिए। हेलो, यस सर। अच्छा, तो 3D सीरीज से 4D का ज़्यादा होना चाहिए, 4D से 5D का ज़्यादा होना चाहिए। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। प्रैक्टिकल बात मतलब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट में आते हैं। ये देखो, ये बड़ा अच्छा सा ग्राफ बना हुआ है, बच्ची ने बनाया भी अच्छा है कलर के साथ साथ। इसने 3D सीरीज को दिखाया है ग्रीन पेन से। देखो, ग्रीन पेन का जो ट्रेंड है वो कैसा जा रहा है, ऐसा कर्व। इसको हमने शायद एक्सप्लेन कर ही चुका है क्या, कि शुरू में डिक्रीज होता है, फिर लगभग सेम रहता है और लास्ट में बढ़ जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन तो ऊपर रीड हो चुका है, समझ में आता है? हेलो, यस सर। अच्छा, तो ठीक है सर। ये ट्रेंड तो सर मतलब हर सीरीज में फॉलो होगा, देख लो हर सीरीज में फॉलो हो भी रहा है। शुरू में घट रहा है, फिर लगभग कांस्टेंट और लास्ट में बढ़ रहा है, ठीक है। डाउन द ग्रुप ग्रीन, जो मेरा ग्रीन कलर का सबसे 3D सीरीज है वो सबसे नीचे है, 4D उसके ऊपर और 5D इस बच्चे ने बेटा थोड़ा सा आपने NCERT से अगर आप ग्राफ देखते तो ये जो ब्लू और ये रेड है ना, ये लगभग पास पास होना चाहिए था। आइए ये मैं आपको NCERT से एक बार दिखा भी दूँ, रुकिए। ये देखो, ये एक्चुअली ग्राफ थोड़ा सा ऐसा होगा, उस बच्चे ने हल्का सा थोड़ा सा अनमोल ने गड़बड़ बनाया। देखो 3D ये ग्रीन कलर का है, बिल्कुल ट्रेंड यही है, पहले घट रहा है फिर लगभग कांस्टेंट लास्ट में बढ़ रहा है। अब जो ब्लू कलर और रेड कलर से यहाँ पे है वो 4D और 5D। अगर आप गौर करोगे बेटा तो 3D से 4D का साइज बड़ा है। हाँ सर बड़ा है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस वाई एक्सिस में देखो एटॉमिक रेडियस बड़ा है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो तो ब्लू और रेड लगभग चिपके हुए हैं, लगभग। भाई जो दूरी हरी लाइन में है वो दूरी ब्लू और रेड में नहीं है। इनफैक्ट ऐसा कहा जा सकता है कि इसका साइज लगभग जहां पे ब्लू है वहीं पे लाल है। हेलो, हेलो, यस सर। इसका मतलब है कि 4D और 5D सीरीज का साइज सेम है। लेकिन सर 4D और 5D सीरीज का साइज सेम कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, पहले सोच लो बेटा। सर 4D सीरीज का मतलब हुआ आखिरी, ये फिफ्थ पीरियड है, और 5D सीरीज का अर्थ हुआ ये सिक्स्थ पीरियड है। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा 6s का और इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा 5s का। अब आप खुद सोचो, न्यूक्लियस से फिफ्थ ऑर्बिटल की जो दूरी होगी, ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस से सिक्स्थ ऑर्बिटल की दूरी ज़्यादा होनी चाहिए, साइज बड़ा होना चाहिए फिफ्थ से। क्यों ये साइज सेम है? इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो न्यूक्लियस है सिक्स्थ पीरियड के केस का, मतलब ये वाले न्यूक्लियस की जो बात है, ये बहुत मजबूत है। ये मजबूत इतना क्यों है? क्योंकि एक्चुअली जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जो भले 6s में भरा होगा, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। न्यूक्लियस का कौन सा अट्रैक्शन पहुंचता है इस सिक्स या कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, उसको बताता है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव होता है इफेक्टिवली कितना ताकत पहुंच रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियस की कितनी औकात है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब बेटा फिफ्थ पीरियड से जब सिक्स्थ पीरियड में जाते हैं ना, तो 5D भरने के पहले सबसे पहली बार यहाँ पे 4f भरता है। यहाँ पे कोई f भरा नहीं था। 4f में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 14। 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो जब यहाँ d भरोगे तो यहाँ पे 14 प्रोटॉन एक्स्ट्रा होंगे। हेलो, जो कि ऊपर नहीं हुआ करते थे। हेलो नए बच्चों, हाँ बोलना पड़ेगा। यस सर। अच्छा, तो बेटा अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बाय फैक्टर ऑफ 14 एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं तो z बढ़ा, z बढ़ा तो इसका z इफेक्टिव बढ़ा।
इस पे भी आइसिंग ऑन द केक ये है कि Z इफेक्टिव होता है Z माइनस शील्डिंग। शील्डिंग कौन करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए इनर शेल इलेक्ट्रॉन। जैसे फिलहाल वैलेंस शेल कौन सा है? फिलहाल वैलेंस शेल है 6th शेल। तो यहाँ पे जो इनर शेल होगा यानी कि जो 5s होगा, जो यानी कि जो 5th पीरियड होगा, जो 4th पीरियड होगा, ये एक अगर 14 प्रोटॉन भरे हैं तो 14 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी भरे होंगे, पर कहाँ पे भरे होंगे? 4f में। कहाँ भरे होंगे? 4f में। तो कायदे से उनको शील्ड करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करना चाहिए न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की दूरी में। पर जो 4f में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं उनकी शील्डिंग भी बहुत कमज़ोर है। अब सर अगर शील्डिंग बहुत कमज़ोर हो गई तो क्या फ़र्क पड़ गया? बेटा फिर से फॉर्मूले को देखो भाई, मैंने आपको अभी तक इतनी बात बोल ही चुकी है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फील करता है वो Z इफेक्टिव फील करता है। Z इफेक्टिव होता है Z माइनस सिग्मा। एक्चुअली Z 14 के फैक्टर से एक्स्ट्रा बढ़ गया तो Z बढ़ा तो Z इफेक्टिव भी बढ़ा। उसी के ऊपर जो 4f के इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं वो शील्डिंग काफी कमजोर है, तो सिग्मा अगर घटा तो वो माइनस हो रहा है तो Z इफेक्टिव और ज्यादा बढ़ जाएगा। हेलो, यस सर। मतलब भले 6th पीरियड के केस में न्यूक्लियस को 6s के इलेक्ट्रॉन को खींच के लाना है, लेकिन इतना शक्तिशाली न्यूक्लियस ये 6th शेल के इलेक्ट्रॉन को भी लगभग कहां तक खींच के ले आता है? लगभग जहां पे 5th शेल होती है। हेलो हेलो, यस सर। इसीलिए 4D और 5D सीरीज का साइज लगभग बराबर है और इस पूरी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन को हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा 14 प्रोटॉन्स और जो 4f में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं वो f ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और वो कहलाते हैं लैंथेनॉइड, तो इसलिए लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है इसको। हेलो हेलो, यस सर। अब दिक्कत बोलो बच्चों। सर नहीं है। नहीं है, चलो। तो ये कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट हैं 3D एलिमेंट्स की, जिसमें कि एनसीईआरटी में ये, हालांकि बोर्ड के हिसाब से अगर आपको ये टेबल ना भी याद हो तो भी चलेगा, पर ये कुछ एलिमेंट्स की कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट बड़े फेमस हैं। बड़े फेमस मतलब नेचर में ये एलिमेंट इन्हीं ऑक्सीडेशन स्टेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। कई बार फिर से कह रहा हूँ, ये बात थ्योरेटिकली करेक्ट लगेगी कि हाँ भाई यही इसी में बनाना चाहिए, कई बार ये एक फैक्चुअल बात भी होगी। तो अगर आपको जेई के हिसाब से ये उनके सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट याद रहें तो अच्छा है, शायद इसलिए टेबल मैंने बनवाई है। उस टेबल में जेई डाला हुआ है बच्चों, ये टेबल जो बनाई है आपने। चलो ये टेबल में बच्चों जेई डाल दो, ये टेबल आपको बोर्ड्स के हिसाब से रटी रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है, चलो लेकिन फिर भी मुझे बताते चलो। स्कैंडियम का सबसे फेमस स्टेट क्या है, सबसे स्टेबल स्टेट क्या है? +3। हालांकि वो दिखाता भी एक ही है। अब अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं तो स्कैंडियम के केस में उसको +3 दिखाना लॉजिकल भी है। क्यों लॉजिकल है? सर सामने देख लो भाई, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? आर्गन, फिर 4s2। अगर ये अपने 4s के 2 और 3d का एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इनर्ट कन्फिग्रेशन एक्वायर कर लेगा, और इसका +3 होना हमको लॉजिकली करेक्ट भी लगता है। लो तो कई बार बेटा ये इनर्ट कन्फिग्रेशन एक्वायर करके स्टेबल हो जाता है, ये आपको लॉजिकल लगेगा, जैसे स्कैंडियम केस में लॉजिकल बात है भी, लेकिन कई बार ये फैक्चुअल बात भी होगी। आइए चेक भी करते चलें अपन। नेक्स्ट अगला क्या है? टाइटेनियम का मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या है? +4। खुद सोच लीजिए सर, 4s2 और 3d2 +4 होना भी चाहिए, है भी। तो स्कैंडियम में भी हम थ्योरेटिकली राइट है, टाइटेनियम भी थ्योरेटिकली राइट है। वेनेडियम क्या होगा बेटा? +5। तो ये भी इनर्ट है, कोई टेंशन? हाँ बेटा, कोई कुछ पूछ रहा है, बोल दे बेटा। रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए ना, मेरे को बार-बार आवाज कट रही है। बेटा रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ऑन है, जहाँ से मैंने समझाना चालू किया है वहाँ से ऑलरेडी ऑन है, बिल्कुल ऑन है। जैसे क्लास खत्म होगी आप मिल भी जाएगा आपको। शुरू करूँ, अब आगे बढ़ूँ? यस सर। नेक्स्ट क्रोमियम में आते हैं बेटा। क्रोमियम का कन्फिग्रेशन क्या होता है? 4s1 3d5। हेलो, यस सर। तो क्रोमियम, अब सबसे अजीब बात यहीं से शुरू हो जाएगी। क्रोमियम देखो, हमें लॉजिकली क्या लगेगा? या तो भैया सर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे,
हेलो, या तो ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन दे। हेलो हाँ सर। हेलो, बाकी लोगों, अभी लिखने का बहुत यस मतलब सर। नहीं है, ये बहुत लॉजिकल बात है, इसलिए मैं मैक्सिमम टाइम उसी में लगा रहा हूँ। या तो हमें लगेगा सर ये +1 दे, या तो हमें लगेगा ये +6 दे। हेलो, यस सर। प्लस, यस सर। अगर आप बेटा नेचर में जाके चेक करोगे तो +1 तो ये दिखाता ही नहीं है। हाँ, +6 जो हमको लग रहा है वो ज़रूर वन ऑफ द फेमस ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन जो हमें बड़ा अजीब सा लगता है वो है +3। हेलो, जो कि स्टेबल भी है। हेलो, यस सर। अब मैं आज की क्लास में थ्योरी आपको एक्स्ट्रा ना पढ़ाते हुए केवल ये लॉजिकल बात पे समय देना चाहूँगा। आइए पहले इस लॉजिकल बात पे समय दें। आप लोग अपना पेन वैन कॉपी वॉपी सब रख लीजिए, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है अभी फ़िलहाल आपको उसकी। वाइट बोर्ड में मेरी केवल एक बात सुनो, बहुत अच्छा माध्यम भी है ये इस चीज़ को समझने का। देखो समझो, कोशिश करो बेटा। देखो, मुझे आप लोग ये बताइए, क्या आप लोग ये जानते हैं, मान लो क्रोमियम अकेला कोई सेंट्रल एटम है और ये अभी कंपाउंड बनाने वाला है, अभी बनाया नहीं है। अगर ये बनाने वाला है तो सर ये तो न्यूट्रल है। अगर बनाने वाला है, अभी बनाया नहीं है, तो ये न्यूट्रल है। अच्छा, न्यूट्रल क्रोमियम का कन्फिग्रेशन शायद आपको पता भी है, क्या होता है बच्चों? 4s1 3d5। अच्छा, क्या ये नेचर में क्रोमियम अकेला एग्जिस्ट करता है? नहीं सर, ये तो कंपाउंड बना के एग्जिस्ट करता है। हेलो, कंपाउंड कैसे बनाएगा? जब इसके इर्द गिर्द लोग आएंगे, भाई इससे कोई कंबाइनिंग एटम्स आके कंबाइन करेगा। हेलो हेलो, यस सर। जैसे क्रोमियम एक्चुअली बेटा सबसे भारी मात्रा में अपने ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है, Cr2O3। आप खुद बताओ, Cr2O3 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। +3। क्या हमारा केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरी इस बात को समझाने योग्य है? नहीं है। हेलो, लेकिन यस सर। क्या सर हमको सिर्फ ये रटना है कि कोई थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन आप दे सकते हो? बेटा दे सकते हैं, हाँ। वो थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन एक और थ्योरी के नाम से बिकता है, और वो थ्योरी एक्चुअली हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सर अभी क्यों पढ़ा रहे हो बेटा? लिखवा नहीं रहा हूँ, सिर्फ ये कॉमन सेंस दे रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो पढ़ाऊंगा तो लिखवाऊंगा भी, क्योंकि बोर्ड में भी पूछी जाती है। ये थ्योरी कहलाती है बच्चों क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। क्या कहलाती है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी भी होता है, पर हो गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लिख दिया मैंने आलस में, स्प्लिटिंग हटा दिया। हेलो हेलो, यस सर। अब केवल ये समझना जरूरी है बेटा, क्योंकि एक दो बार तीन बार जब समझोगे तभी तो। आज अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसलिए इसी को निपटा दे रहा हूँ, है ना। अब समझो पहले, बहुत लॉजिकल बात है, समझना, है ना। ये थ्योरी ये कहती है, हालांकि ये बनी थ्योरी पर प्रैक्टिकली इस बात का वैलिडेशन मिल गया, तो इसलिए आजकल हम ये पढ़ते भी हैं। अच्छा, ये थ्योरी कहती क्या है? ये कहती है यार, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, जब वो अकेले होते हैं तो उनका जो डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों? 5, जानते हो ना? अच्छा। अच्छा, तो जब इन पांचों ऑर्बिटल की आफबाऊ के हिसाब से एनर्जी सबकी सेम है ना बेटा? हेलो, हाँ। नहीं सर। अरे हाँ, नहीं क्या बोल रही है, बिल्कुल सेम है। N+L रूल अगर लगाओगे तो सबकी एनर्जी सेम है, सिमिलर एनर्जाइज्ड ऑर्बिटल है, तब ना इकट्ठा एक डब्बा बना रहता है। हेलो, हाँ सच्चाई है। ये सिमिलर एनर्जाइज्ड ऑर्बिटल हैं, और जो सिमिलर एनर्जाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं उनको कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल। यहाँ किसी को तकलीफ? लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ सुनना है। हेलो हेलो, अच्छा। अब ये तो तब था, ये डीजेनरेट तब रहते हैं जब ये अकेला था। अच्छा, अब मान लो इस सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द लोग आ रहे हैं, इस सेंट्रल एटम के आसपास लोग पहुंच रहे हैं। अब लोग पहुंचने में होता क्या है बेटा? थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचने की कोशिश कीजिएगा। लोग पहुंचने से होता यह है बेटा कि जो एक्चुअली एक हाँ, अब इसमें एक प्रैक्टिकल बात मुझे आपको, थ्योरेटिकल बात इसको फैक्चुअल बात जोड़नी पड़ेगी बेटा। जनरली ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंपाउंड बनाते हैं ना, ये क्योंकि इनकी आउट वैलेंस शेल में बहुत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो लगभग ना ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, मतलब इनके इर्द गिर्द 6 लोग आ सकते हैं ईजिली। हेलो हेलो हेलो, यस सर। अच्छा, तो
अगर इनके इर्द गिर्द 6 लोग आ रहे हैं, इन जनरल आते हैं, भले जो मैंने आपको एग्जांपल दिया CR2O3 वो भले वैसा नहीं हो, पर इन जनरल एक सच्चाई है, प्रैक्टिकल बात है, उसी पे आधारित ये थ्योरी बनी है कि अगर इर्द गिर्द 6 लोग आ रहे हैं सेंट्रल एटम के, जो कि जनरली आते भी हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनके पास ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकते हैं। तो एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों से जुड़ सकता है? कन्वीनियंटली 6 लोगों से, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल एक स्टेबल अरेंजमेंट होता है। अच्छा, तो अगर 6 लोगों से जुड़ेगा बेटा, तो खुद बताओ शेप कैसा बनाओगे? पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, एक प्लेन में हो गया। हेलो हेलो, Yes, sir. एक और एक एलिमेंट आ जाता है प्लेन के ऊपर, एक आ जाता है प्लेन के नीचे, ये पता है सबको? यस सर। अच्छा, अब आइए ये सोचें कि डी ऑर्बिटल्स के शेप कैसे होते हैं। आइए फिर से अलग पेज में, अलग मैं आपको वो दिखाऊं। एक जो सबसे पहले जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, वो 2 सेट में विभाजित कर रहा हूं मैं। एक सेट को कह रहा हूं मैं T2G सेट, और एक को कह रहा हूं मैं EG सेट। T2G सेट कौन है? T2G सेट वो हैं जिनके इलेक्ट्रॉन के लोब्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं लाई करते, इन बिटवीन लाई करते हैं। मतलब जैसे मान लो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, इन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर आ जाएगा तो शायद आपको पता होगा इसका शेप होता है, इसको कहते हैं DXY ऑर्बिटल। हेलो, यस सर। वैसे ही अगर ये मान लो वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस लोब आ गए अगर, तो ये कहलाता है DYZ। पता है? Yes, sir. और Yes, sir. एक ऐसे ही होता है बेटा DZX। तो कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 3। हेलो, कितने हो गए? यस सर। 3। जिनके ये 3 वो ऑर्बिटल हैं जब ऑर्बिटल क्लाउड का लोब इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आता है। इनको हम कहते हैं T2G सेट। क्या कहते हैं? T2G सेट। अच्छा, Yes, sir. अब EG सेट क्या होता है मास्टर? अरे यार, जो बचा आ गया वो EG सेट, मतलब जिनके ऑर्बिटल क्लाउड के लोब अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस आते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग जो आता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों? DX2 हाँ, मैं उसको कहता हूँ DX2Y2, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं बोलता, तो आपकी इच्छा। DX2Y2। और दूसरा होता है बेटा, अगर मान लो ये Z एक्सिस है तो Z के अलोंग आ जाता है, और अगर ये Z एक्सिस है तो ये प्लेन कौन सा होगा बच्चों? XY प्लेन। हेलो, XY प्लेन। इस XY प्लेन में ना एक सैटर्नियन लोब आती है। सैटर्नियन लोब का अर्थ ये है कि जो सैटर्न होता है, आपने देखा भी होगा ग्लोब में, अरे ग्लोब बोल रहा हूँ, ज्योग्राफी में, कि हाँ, कि इसमें ना थोड़ा सा लैंड मास ऐसा रहता है। हेलो यस सर। हेलो, अच्छा, तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ लाई करेगा? अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। किसमें? EG सेट में। आज से बोलूँगा मैं इन दोनों को। हेलो, यस सर। और जो बचे हुए जो ऊपर वाले 3 थे उनको मैंने क्या बोल दिया? T2G सेट। यहाँ तक तकलीफ है? नो सर। अब मेरे बच्चे, अगर हम शेप बना रहे हैं ऑक्टाहेड्रल, अगर हम शेप बना रहे हैं ये ऑक्टाहेड्रल, तो मुझे ये बताओ आने वाला भी व्यक्ति कौन है भाई? जो कंबाइनिंग स्पीशीज़ हैं, वो कंबाइनिंग स्पीशीज़ भी कौन है? मैं कहता हूँ कोई भी X आ रहा है, वो अपने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराने के लिए आ रहा है ना, क्रोमियम के साथ। हेलो हेलो हेलो, अरे बोलो। यस सर। तो बेटा इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर एक दूसरे से टकरा रहा है, तो आप बताइए, अल्टीमेटली ये आ रहे हैं पेयर से अनपेयर होने के लिए, लेकिन इनके आने के पहले तो ये पेयर्ड नहीं थे। तो मान लो जब X आ रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके, तो वो ये अभी पेयरिंग नहीं हुई है, वो तो आ रहा है, अप्रोच कर रहा है क्रोमियम की ओर। अगर अप्रोच कर रहा होगा तो आप मुझे बताइए कौन से डी इलेक्ट्रॉन्स अप्रोच करने पे एतराज़ जताएंगे, कहेंगे "ए, हम यहाँ पे भाग यहाँ से", जिनके क्लाउड खुद अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस आए। हेलो हेलो, एक बार फिर से, Yes, sir. एक बार फिर से भाई, आने के बाद पेयरिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ना, आने के पहले तो नहीं हुए होते। हेलो, तो अभी मैं ये कह रहा हूं कि मॉलिक्यूल बना नहीं है। अगर सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द लोग, आने वाले लोग अप्रोच कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अप्रोच करेंगे, अभी पेयरिंग नहीं हुई, अभी आए हैं, तो
कहाँ पे उन्हें वेलकम कम महसूस होगा? अगर वो अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस आए, जो कि ऑक्टाहेड्रल में आते हैं, आपको खुद ही समझ में आ रही है, शेप मैंने इसलिए आपको दिखाया है, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई जेड और नेगेटिव जेड। तो अगर मैं अपने इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहा हूँ और वहाँ पे खुद इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी पेयरिंग तो हुई नहीं, वो तो आने के बाद, ओवरलैप होने के बाद की बात है। तो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे से शुरू में ही भिड़ गया, जब दोस्ती हुई नहीं थी, पेयरिंग अभी अनपेयर हम होने के लिए प्रक्रिया में आई नहीं, तो आपको नहीं लगता वो ऑर्बिटल्स जिनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस आए, वो इनका ज़्यादा विरोध करेंगे? हेलो। और अगर आप चाहते हो कि वो विरोध ना करें, तो आपको उनको एनर्जी दे के एक्साइट करना पड़ेगा कि चलो थोड़ी देर के लिए खाली हो, उसको आने दो, फिर बताते हैं। तो इनको, इनकी एनर्जी आपको बढ़ानी पड़ेगी ना। हेलो हेलो Yes, sir. हेलो। Yes, sir. सब लोगों का हाँ पहले इतने में चाहिए मुझे। Yes. तो कहने का अर्थ ये है कि जब हाँ, sir. नॉर्मली ये पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर थी, पर जब लोग अप्रोच किए इनको, तो इनकी जो डीजेनरेसी है, यानी कि इनका जो सिमिलर एनर्जाइज्ड होने का ट्रेंड है, वो टूट जाएगा, इनका विभाजन हो जाएगा। ये परिवार के 5 लड़के विरोध में आ जाएंगे, कुछ कहेंगे वो काम होने दो, कुछ कहेंगे वो काम नहीं होने दो। हेलो, हो गई ना? कहेंगे ठीक है बंटवारा करो हमारा। हेलो, बंटवारा तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मान लो इनकी एनर्जी सबकी 20-20 रुपए थी, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो टोटल इन 5 भाइयों के पास कितना पैसा था? 100 रुपये। हेलो हेलो। तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो बोला ये जाएगा, कौन से लोग चुप करके मान जाएंगे कि आने दो, जिनके लोब अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है, यानी कि dxy dyz dzx, यानी कि t2g सेट। हेलो, इनसे पैसा लिया जाएगा, इनसे एनर्जी ली जाएगी, इसलिए इनकी एनर्जी घट गई, और एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी जो विरोध कर रहे हैं उनको, ईजी सेट को। हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. अब तुम बताओ मेरे को, हमको देख के लगता था कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कब होगी क्रोमियम की कंपाउंड्स में, प्लस जब वो 3d5 होगा तो हाफ फिल्ड होगा, ऐसा लगता था ना? हेलो। Yes, sir. अच्छा, अब मान लो अगर आपको यहाँ इसमें 3d5 भरना है, तो 3d5 कैसे भरोगे? सर 3d5 भरने का तरीका तो वही रहेगा, ऑफ बाउ रूल। ऑफ बाउ क्या कहता है? ऑफ बाउ कहता है सर पहला इलेक्ट्रॉन, अरे सॉरी, ऑफ बाउ कहता है पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, कहता है। हेलो। Yes, sir. फिर चौथा पांचवा मैं यहाँ डालूंगा, ये तो हायर एनर्जाइज्ड ऑर्बिटल हो गया। नहीं सर, जो सिमिलर एनर्जाइज्ड है पहले उसकी पेयरिंग करो। हेलो, Yes, sir. तो अगर पेयर करने जाएगा तो यहाँ करेगा और यहाँ करेगा, ये हो जाएगा पार्शियली फिल्ड। क्या 3d5 स्टेबल है इस स्टेट में? नहीं सर, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन 3d3 है। और अगर मान लो 6 भरने होंगे तो क्या करोगे बेटा? 6 भरने होंगे क्या करोगे? 4 5 6, समझ पाए? ये 1 2 3, फिर ये 4, ये 5, ये 6, उसके बाद ऊपर जाएगा 7 8। हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो हमको क्या लग रहा था कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कब होगी? 3d5 में। एक्चुअली अभी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कब होगी? 3d3 में। हेलो Yes, sir. Yes, हेलो sir. हेलो। Yes, sir. तो बेटा अगर क्रोमियम जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5, अगर उसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या वो 3d3 अक्वायर कर लेगा? हेलो। तो अच्छा, समझ में आया बेटा कि क्यों मैंने आपको शुरू में कहा था कि कई बार वो हमारी केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरी एक्सप्लेन कर देगी, उसका ऐसा स्टेट क्यों है, कई बार नहीं भी करेगी। और जब नहीं करेगी आप कहेंगे सर ये तो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ये काम करना चाहिए। अब यही एक फैक्चुअल ज्ञान है बेटा कि सारे डी ब्लॉक एलिमेंट के केस में स्प्लिटिंग इतनी एक्चुअल होती नहीं है। इतनी एक्चुअल मतलब इतनी प्रोमिनेंट। हेलो हेलो। Less than 1 minute. हाँ चलो, इतनी बात समझ में आती है। मैं मीटिंग आईडी फिर से भेज रहा हूँ, फिर से चर्चा करूँगा। ठीक है, हमारा केमिकल बॉन्डिंग के लॉजिक के आधार पे क्या क्या सही था? स्कैंडियम +3 ही होना चाहिए, टाइटेनियम +4 ही होना चाहिए, वेनेडियम +5 ही होना चाहिए, क्रोमियम
6 दे दे तो वेल एंड गुड, कुछ बात ही नहीं है, वो तो पूरा इनर्ट हो गया। पर +3 क्यों होना चाहिए स्टेबल? बिकॉज ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। हेलो, Yes. ठीक है। Yes, sir. तो मैंगनीज भी हमको समझ में आ गया, पर शायद इसके लिए हम अलग से गोला लगा देते हैं ना, कि इसमें थ्योरी अलग लगेगी ये बात समझने के लिए। मैंगनीज, मैंगनीज क्या होता है बच्चों? 4s2 3d5। हेलो, 3D5. तो या तो ये 2 देगा हाफ फील्ड, या तो पूरे दे देगा इनर्ट। ये भी समझ में आता है केमिकल बॉन्डिंग से, लॉजिक राइट है। Yes, sir. लोहा 4s2 3d6। हेलो, Yes, sir. तो हमको तो लगेगा ये 8 दे तभी मजा, या तो 3 दे, हालांकि 3 दे तो भी लगेगा हाफ फील्ड। 4s2 के 2 और 3d का 1 हाफ फील्ड मिल जाएगा ना। हेलो, Yes, sir. हेलो, +3 दिख रहा है ना? अच्छा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, लोहे का +2 स्टेट भी क्यों स्टेबल है? क्योंकि +3 मतलब लोहे में क्रिस्टल फील्ड एक्चुअली कई बार लगती है कई कंपाउंड्स में, कई बार नहीं लगती। हेलो, हेलो, Yes, sir. अच्छा, हमको +3 तो अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि हमको 3d5 इन हाफ फील्ड लगता है, लेकिन 3d5 तब ना हाफ फील्ड होगा जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ना हो। हेलो, हेलो, Yes, sir. तो लोहे में दोनों लगता है, कई बार क्रिस्टल फील्ड लगती है, कई बार नहीं भी लगती, इसलिए इसका +2 भी स्टेबल है, +3 भी स्टेबल है। हेलो, Yes. Yes, sir. ठीक है। तो लोहे में भी गोला मार देता हूं मैं, क्योंकि कई बार इसमें क्रिस्टल फील्ड। अच्छा, अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे यार कि कई बार स्प्लिटिंग होगी कई बार नहीं होगी? क्योंकि बेटा जो आने वाले, अच्छा ये स्प्लिटिंग हो क्यों रही है? क्योंकि आने वाले स्प्लिटिंग करवा रहे हैं। हेलो, आने वाले जो सेंट्रल एटम के पास आने वाले जो कंबाइनिंग एटम्स हैं, उन्हीं के कारण, उनके आने के कारण ना स्प्लिटिंग हो रही है। हेलो, Yes, sir. तो इसको मैं आपको देसी भाषा से ऐसे समझा सकता हूँ कि मान लो एक घर के 5 लड़के, 5 लड़कों की का, आपने ये खैर वो सांस बहू वाली कहानी में सुने ही होंगे कि उनका घर कब टूट जाता है? जब उन 5 लड़कों की शादी हो जाती है। हेलो, सुना होगा ना ऐसा पुरानी पिक्चरों के हिसाब से, हालांकि सच्चाई तो जीवन भर की है, सुना होगा। चाहिए. हाँ, तो आने वाला जब आता है तो घर टूटता है, पक्की बात है, लेकिन बेटा आने वाले की भी वैरायटी होती है ना, अलग अलग प्रकार की। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अब एक्चुअली जब हम ये वही वाली बात है ना, केमिस्ट्री आपस की भी केमिस्ट्री होती है। एक्चुअली आने वालों को जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो उनको कहते हैं हम लिगेंड्स, और लिगेंड्स की वाकई में स्ट्रेंथ होती है। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं ना, समझ गए ना, जो दुष्ट लोग होते हैं, दुष्ट लोग तो लड़ाई कराते ही हैं, स्प्लिटिंग कराते ही हैं। हेलो, Yes, sir. क्योंकि उनकी फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है, और कुछ की फील्ड स्ट्रांग नहीं होती, वीक होती है। वीक फील्ड लिगेंड्स में आते भले वो हैं, लेकिन स्प्लिटिंग वो नहीं कराते, वो मिलजुल के रह लेते हैं। समझ में आई बात? हेलो, Yes, sir. Yes. अच्छा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड डिपेंड करता है कंबाइनिंग एटम से। तो सर वो उनके बारे में बताओगे? हाँ, लेकिन वो बात अब अभी नहीं करूँगा, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में करूँगा। लॉजिकली करेक्ट है, लेकिन हेलो, Sir. हाँ, लॉजिक बात भी रटना पड़ेगा हालांकि, पर खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कोबाल्ट सोच लो बेटा। बस अब यार मैं सब नहीं, चलो अब लगभग इतना हो गया था, आप समझ सकते हो, ये आपको याद भी रखने हैं। हेलो, हेलो, Yes, sir. चलो, और याद तभी रखने, इस टेबल मैंने जेई लगवा दिया, लेकिन मास्टर फिर अगर जेई थी तो ये पंचायत क्या बताए? क्योंकि क्रिस्टल फील्ड आपको पढ़ाई जाएगी और बोर्ड में भी पूछी जाती है। तो जब कोई चीज़ पढ़ना हो, कोई चीज़ रिलेट हो रही है, भले एडवांस, भले दूसरे चैप्टर की हो, लेकिन आपको अपने बोर्ड में तो पढ़ना ही है। तो अभी रिलेट करा दिया मैंने कि इसमें आपको लगभग एडवांस के लिए हिसाब से टेबल भी पढ़ने में मदद हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब मुझे अब मेरी मदद करो कि आपको लिखवाना कैसे है मुझे। ये एकमात्र बात है, हालांकि जानकारी वाली बात है, कि जो बीच वाला है वो बहुत सारी वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं और एक्सट्रीम एंड्स वाले लिमिटेड दिखाते हैं। ठीक है, वो अपने को टेबल से देखने को मिल रहा है। ये हो गया अपना पॉइंट क्रमांक 2। नेक्स्ट, चलो पॉइंट क्रमांक 3 लिखेंगे बेटा। पॉइंट क्रमांक 3 लिखेंगे, द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स
arises out of incomplete filling of d orbitals in such a way that their oxidation states differ from each other by unity. हिंदी समझाता हूं आपको, मैं पढ़ दे रहा हूं कि द वेरिएबिलिटी arises out of incomplete filling of d orbitals in such a way that their oxidation state differ from each other by unity, while the variability of oxidation states of non-transition elements normally differ by a unit of 2. चलो इस चीज को समझे, Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. चलो कोई रोक नहीं रहा, इसको समझ लेते हैं बेटा। पहले देखो बेटा, है अच्छी बात ये भी, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ। आप भले एग्जाम्पल करके चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, लिख ही लो इनफैक्ट। देखो पहले समझो। देखो बेटा, मैं अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करूँ, अगर मैं केवल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करूँ, तो पहली बात ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं? क्योंकि NS और N-1D के बीच में एनर्जी डिफरेंस ऑलमोस्ट निग्लेजिबल होता है। तभी तो निग्लेजिबल एनर्जी डिफरेंस होने के कारण ये दोनों ही क्या कहलाने योग्य हैं? भाई हाँ, भाई इस NS और N-1D दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों हैं? क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं। इतने सारे इलेक्ट्रॉन क्यों हैं? क्योंकि वैलेंस शेल केवल वैलेंस नहीं है, पेनल्टी मेट भी जो N-1D है वो भी लगभग वैलेंस शेल की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि इनका एनर्जी डिफरेंस बहुत निग्लेजिबल है। हमने थ्योरी में लिखा भी हुआ है कि D इतना ज़्यादा पेरीफेरी यानी कि बाहरी माहौल में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहता है, घुला मिला रहता है, इतना न्यूक्लियस से उसका पेनिट्रेशन कम है, तो इतना दूर रहता है कि वो लगभग वैलेंस शेल कहलाने योग्य। हम थ्योरी में लिख भी चुके हैं पहले। हालांकि एक बार फिर इस बात को ऐसे फोटो करके बना दो एग्जाम्पल में। हेलो हेलो, हो गया इतना? आगे बढ़ूँ? Yes, sir. हाँ, sir. चलो कोई रोक नहीं रहा है। अब तो अब कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट पकड़ता हूँ, जैसे कि फॉर इंस्टेंस टाइटेनियम, ठीक है। अब टाइटेनियम शक्ति वॉकर, शक्ति मतलब ये 22 हो गया, तो ये क्या होगा? आर्गन 4s2 3D2. 3d2। डब्बा बनाऊंगा तो 3D अंदर ही बनाऊंगा और 4s बाहर बनाऊंगा। इलेक्ट्रॉन्स कैसे इनके? ये दो और ये दो। अब खुद बताओ बेटा, खुद बताओ आप कि सबसे पहले तो मैं 4s के इलेक्ट्रॉन को तो अगर मैं भूल भी जाऊं, क्यों भूलो सर? क्योंकि बेटा एक्चुअली सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही दे दिए जाते हैं, है ना। तो मान लो ये दो इलेक्ट्रॉन दे भी गए, कि हम 3D ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो D में ही देखें बेटा। अगर इसका कोई चाहे कि इस एक इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग करनी है तो हो सकती कि नहीं हो सकती? हो सकती है। ये चाहे तो पहले एक इलेक्ट्रॉन दे दे, मेटल है ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ही। पेयरिंग क्यों कह रहा हूँ मैं? जनरली आयनिंग कंपाउंड्स ही बनाते हैं मेटल, तो हो सकता है पहला कंपाउंड दे दे, पहले एक इलेक्ट्रॉन दे दे, हो सकता है दो इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इनके केस में तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक एक करके डिफर कर सकता है। हेलो हेलो। Yes, sir. लेकिन हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें, अगर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में क्या होगा? ये आपने पी ब्लॉक में देखा हुआ है। जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ हेलोजन्स की। हेलोजन्स क्या होते हैं? हेलोजन्स होते हैं NS2 NP5। ये आयनिक कंपाउंड तो बनाते नहीं इन जनरल, ये तो पेयरिंग करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। अच्छा, तो बेटा या तो ये पेयरिंग करेगा किसी एक से। अच्छा, अब दोबारा पेयरिंग कर कैसे सकता है? इसके पास तो सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये पेयरिंग ऐसे कर सकता है कि अपने खाली एम्प्टी D ऑर्बिटल में अपना कोई एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके पहुंचाएगा। हेलो,
तो अनपेयर्ड तो बेटा फिर 2 हो जाएंगे ना। हेलो, और ये आयनिक कंपाउंड, ये जनरली कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाएगा। कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा क्योंकि मेटल थोड़ी है, तो ये अगर कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा तो या तो एक के साथ पेयरिंग करेगा या तो ये 3 के साथ करेगा। फिर इसको अनपेयर करोगे तो 5 के साथ करेगा, फिर इसको करोगे तो 7 के साथ करेगा। हेलो, Yes, sir. तो यहाँ पे जो वैलेंसी है ये डिफर करती है बाय फैक्टर ऑफ 2। वेयरएज डी ब्लॉक के केस में क्योंकि उनके पास खाली डी ऑर्बिटल्स हैं तो एक एक करके भी जा सकते हैं, ऑलरेडी उनके पास जगह है, तो इसलिए उनके केस में डिफर करता है बाय यूनिटी। हेलो, Yes, sir. कोई तकलीफ बच्चों? Yes, sir. बोलना पड़ेगा।